नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ कांग्रेस का मार्च। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। अरुण जेटली ने कहा, देश में शांति और सद्भाव का माहौल। बिहार में अंतिम दौर के चुनाव का शोर थमा। आखिरी दिन प्रचार में दलों ने झोंकी पूरी ताकत। 57 सीटों पर गुरुवार को मतदान। कॉलेजियम सिस्टम को बदलने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए 4 बिंदुओं पर मांगे सुझाव। सरकार ने की योग्यता सार्वजनिक करने की मांग। इंडोनेशियाई कंपनियों को उपराष्ट्रपति का निवेश का न्योता। बिजनेस फोरम में दोनों देशों को बताया रणनीतिक साझेदार। संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से की मुलाकात। और पाकिस्तान में हाफिज सईद समेत 72 संगठनों के मीडिया कवरेज पर पाबंदी। मीडिया रेगुलेटरी ने लगाई रोक। भारतीय राजनीतिक दलों ने बताया नाकाफी। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार में अब सबकी निगाहें 5वें और आखिरी दौर के मतदान पर टिकी हैं। इस दौर के लिए आज शाम प्रचार थम गया और उसके बाद सभी पार्टियों के उम्मीदवार अब घर घर जाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में हैं। इस दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के लिए प्रचार थम चुका है। 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोटिंग होगी। इस दौर में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिलों में चुनाव होना है। और 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, चूंकि एरिया काफी बड़ा हो जा रहा है कंपेयर टू अदर 4 जो हमारा पहले इलेक्शन हो चुका है। तो इसके लिए तैयारी हमने मुकम्मल की है, काफी अच्छी तैयारी हम लोगों ने की है। डिप्लॉयमेंट भी हमने बढ़ाया है। अभी एसएसबी की करीब 87 कंपनीज हमारी सुरक्षा कारणों में के दृष्टिकोण से लगाई जाएंगी। सीमांचल और मिथिलांचल इलाके की ये सीटें बिहार में सरकार बनाने के लिहाज से खासी महत्वपूर्ण हैं। इस दौर में 827 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 58 महिलाएं हैं। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने 25, आरजेडी ने 20 और कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी ने 38, एलजेपी ने 11, रालोसपा ने 5 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 3 प्रत्याशी खड़े किए हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के हम लगातार संपर्क में हैं। जहां जहां से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हमसे हेल्प मांग रही हैं, मैन पावर हो और फोर्स की जहां अवेलेबिलिटी हो रही है, हम उनको मुहैया करा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल गैंग मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों पर हावी न हो सके। रादर पुलिस का प्रेजेंस इतना अच्छा हो कि लोग खुशी से और गौरवपूर्ण ढंग से आएं और मतदान करें। आखिरी दौर के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए महागठबंधन और एनडीए के दिग्गजों ने धुआंधार प्रचार किया। महागठबंधन की ओर से लालू और नीतीश ने कई रैलियां की। सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इन इलाकों में 3 चुनावी सभाएं की। वहीं एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन इलाकों में 6 चुनावी रैलियां की। जेडीयू और महागठबंधन को बागी उम्मीदवारों से भी टक्कर मिलेगी, जो खेमा बदलकर विरोधी दलों से चुनाव मैदान में हैं। हालांकि सामाजिक बनावट के लिहाज से महागठबंधन के नेता इस दौर को अपने लिए कहीं ज्यादा मुफीद मान रहे हैं। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी महागठबंधन और एनडीए के लिए चुनौती खड़ी कर रही है। ओवैसी की पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। उसके किशनगंज और अररिया में 2-2, जबकि पूर्णिया और कटिहार में 1-1 प्रत्याशी हैं। रवींद्र शिवराणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस दौर के चुनाव प्रचार और यहाँ की रणनीतिक जो मैं कहूँ कि एक ताकत रही है दलों के बीच में, उससे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी जी। ओम थानवी जी, स्वागत है आपका। प्रचार का शोर थम गया है और उम्मीद है कि अब उस तरह की नारेबाजी या फिर बयानबाजी सुनने को नहीं मिलेगी जिस स्तर पर इस बार गया। क्या वाकई आपको लगता है कि ये पहला चुनाव है बहुत दिनों के बाद, जबकि बड़े नेताओं की ओर से बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की गई? निश्चय ही। और कई लोग तो इसके लिए जाने भी जाते हैं। लालू यादव जो हैं, उनकी भाषा का स्तर वगैरह जो है, उससे कोई लोगों को हैरानी नहीं हुई। हैरानी इसलिए अधिक हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी राज्यों में रुचि लेते हैं, तो वो वहाँ गए और अगर वो उसमें शरीक हो गए, और मुझे लगता है कि ये उनके खिलाफ साजिश थी
महागठबंधन की, जिसके वो शिकार हो गए। यानी कि जाल बिछाया महागठबंधन ने और उसमें वो फंस गए। निश्चय, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो रणनीति है ये बिल्कुल दो तरफा इस अर्थ में थी कि विकास पुरुष की जो छवि नीतीश कुमार की है वो एक शालीन व्यक्ति की तरह पेश आएंगे और विकास की बातें करेंगे, साइकिलों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। और लालू यादव जो हैं वो अपने अंदाज में बात करेंगे। तो उन्होंने जो है वो मोदी जी को गाली दी। मोदी जी को उससे इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि ये जान जाते कि वो उस स्तर पर नहीं जा सकते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने और भारी शब्द इस्तेमाल किया और फिर वो जो है वो शैतान और महापिशाच और पता नहीं क्या क्या इतना हो गया। तो वो सारा जो है वो आप उसको कहिए कि लालू को तो कहना चाहिए कि कोई कुछ लालू का बिगड़ता नहीं, उनकी छवि इतनी खराब पहले से है। लेकिन मोदी जी जो है वो चले गए। और दूसरा जो है एक संदेश जो बाहर गया वो ये गया कि अरे इस स्तर पे जाकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको देश कौन चलाएगा, आप क्या काम लोगों का जिनका ध्यान नहीं भी जाता था इस चीज़ से लगा कि नहीं ये काम उनको नहीं करना चाहिए था, इस स्तर पे सेंटर पॉइंट में आ गए। और क्या पहली बार ओम थानवी जी ऐसा लगा है बिहार के चुनाव में बीजेपी की रणनीति के लिहाज से पहले लोकसभा के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए जहां पर विपक्षी एजेंडा सेट कर रहे थे और बीजेपी सफाई देने की पोजीशनिंग में नजर आई पूरे चुनाव में? शुरू में तो ऐसा नहीं था। शुरू में इन्होंने क्या किया था कि पता कर लिया था कि नीतीश जो है उसको किस हथियार से पीटा जा सकता है, मारा जा सकता है। तो कहा गया कि उनकी छवि जो विकास बाबू की है तो सुशासन बाबू की है। तो विकास मोदी जी को लगा कि ये तो हमारा नारा था और इसी नारे को लेकर के वो आए थे। तो वो विकास जो है वो आसानी से बिहार में काउंटर करने के लिए ये बिल्कुल पक्का काम होगा। तो बिल्कुल वो विकास का नारा लेकर के मैदान में कूद गए। वो विकास वाला नारा चला नहीं, क्योंकि लोग 18 महीने का हिसाब पूछने लगे कि 18 महीने में आपने क्या विकास किया है। और उनके दुर्भाग्य से दाल वाल के भाव जो है 200 को जो पार कर गए और ये खून खराबा होने लगा। दादरी का हो गया, गोहाना हो गया, दलितों वाली बात हो गई, मंत्रियों के बयान आ गए, कुत्ते गाय, ये तमाम चीज़ें जो थी उनको बहुत भारी पड़ गई। और असहिष्णुता का मुद्दा देखिए ये कोई नया नहीं है, लेकिन वो इस दौर में इस चुनाव के दौरान इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि भाई ये देश जो है किस तरफ जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें थी तो विकास की तो ये उल्टा पड़ती है ना। तो विकास का उन्होंने नारा छोड़ दिया और उसके बाद में उन्होंने वो किया जो अक्सर बहुत पालिका वगैरह के चुनाव में होता है कि आप उम्मीदवारों के कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं चाहे पुरानी ही हों और आप उनके ऊपर हमला करते हैं। तो नीतीश का वो लेकर के आए कि भाई कभी उन्होंने संसद में कुछ कहा था, अब वो 10 साल से सत्ता में हैं, अगर कुछ कहा था और उसी लाइन पे उनको कुछ करना था, क्यों कहा था, क्या कहा था, दूसरी बात है। लेकिन 10 साल में तो कुछ उन्होंने किया नहीं। इसका कितना लाभ होगा नहीं होगा नहीं कह सकते। लेकिन ये जो आखिरी दौर है, इस आखिरी दौर में खुद पाँव पे कुल्हाड़ी जो है वो भाजपा ने मारी। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने कभी संसद में ये बात कही थी 2005 में। तो अब इस दौर में तो मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। वो मुसलमान जो हैं वो पहले आपको तो वोट देने वाले नहीं थे। तो ये सोच के आपने सोचा कि हमारा क्या नुकसान होगा, दलितों का लाभ मिलेगा। वो दलितों का लाभ सिर्फ एक दौर में आपको कितना मिलेगा, लेकिन ये जो आखिरी दौर है जिसमें ओवैसी को वोट जाते और उसका फ़ायदा जो है वो भाजपा को मिलता। अब ये जो है मुसलमानों के वोट वापस महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रचार है इसने एक तरीके से मुसलमानों को भी थोड़ा बहुत जो नहीं थे उनको भी सहानुभूति नीतीश की तरफ जो है वो वापस ट्रांसफर करवाई। यानी ओम जी आप कह रहे हैं कि जो आखिरी दौर में रणनीति रही है कहीं वो उल्टी पड़ती दिख रही है। फिलहाल जो हालात हैं बाकी रिजल्ट बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। देश में बढ़ती असहिष्णुता पर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। राष्ट्रपति भवन तक किया पैदल मार्च, सौंपा ज्ञापन। देखिए पहली खबर, असहिष्णुता पर मार्च, रात 8 बजे।
कांग्रेस ने बढ़ती असहनशीलता के लिए केंद्र सरकार से जुड़े संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर इस मुद्दे पर विरोध जताया। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि बढ़ती असहनशीलता के बावजूद प्रधानमंत्री खामोश हैं। संसद से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का ये मार्च देश में घट रही सहनशीलता के खिलाफ था। मार्च की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें आरोप लगाया गया कि सोची समझी रणनीति के तहत तनाव पैदा किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश रहें, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी इन सब घटनाओं से सहमति है। कांग्रेस ने जानबूझकर भय, असहनशीलता और धमकी का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बढ़ती असहनशीलता कांग्रेस ही नहीं, सभी भारतीयों का मसला है। माहौल मैन्युफैक्चर्ड है, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। द फाइनेंस मिनिस्टर इज अंडर द इंप्रेशन दैट देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। Maybe he should go to the villages and see what's happening. सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार का एजेंडा सिर्फ विकास है। We have a commitment to development and they want to derail that by diverting the attention from the main issue. What is it new happened suddenly which was not happening earlier? कांग्रेस का मार्च ऐसे वक्त हुआ है जब असहनशीलता के खिलाफ बुद्धिजीवी वर्ग मुखरता से अपनी आवाज उठा रहा है। अब तक कई साहित्यकार, कलाकार और वैज्ञानिक विरोध स्वरूप सम्मान लौटा चुके हैं। देश में बढ़ती असहिष्णुता की घटनाओं के खिलाफ बुद्धिजीवियों की आवाज के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज मिलाई है। कांग्रेस ने अपने विरोध को बड़ा रूप दिया है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि देश का माहौल अगर बिगड़ा है तो उसके पीछे बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू और कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मार्च की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में शांति है और कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए इसे मुद्दा बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से सहनशीलता कभी खत्म नहीं हो सकती। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घटती सहनशीलता के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल भारत को असहिष्णु देश के रूप में दिखाने की साजिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में हुई घटनाओं और आज की घटनाओं की तुलना नहीं की जा सकती है। कि देश में पूर्ण शांति है, सद्भाव की भावना, सद्भाव का माहौल है और इस देश ये कभी देश इंटॉलरेंट रहा नहीं है और कभी रहेगा नहीं, और इसलिए राजनीतिक कारणों से इस विषय को उठाने का कोई लाभ नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी को सम्मान नहीं लौटाना चाहिए क्योंकि ये सरकार ने नहीं दिए हैं। उन्होंने असहनशीलता पर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बयान को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ये कोई नहीं कहने को तैयार कि इस देश में इंटॉलरेंस होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए तो उसमें गलत बात क्या है? वित्त मंत्री साहित्यकारों, कलाकारों और वैज्ञानिकों के पुरस्कार लौटाने को बनावटी बगावत पहले भी बता चुके हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने बड़ी अदालतों में जजों की नियुक्ति से पहले बार काउंसिल की राय लेने का सुझाव दिया है। कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता के लिए मांगे गए सुझावों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि कॉलेजियम सिस्टम में पूरी तरह बदलाव नहीं होगा। कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट को कई सुझाव मिले हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन पर विचार किया। कोर्ट ने 4 अहम बिंदुओं पारदर्शिता, न्यूनतम योग्यता, कॉलेजियम सचिवालय और शिकायतों के निपटारे पर सुझाव मांगे। 4 पैरामीटर्स हुए। नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 एलिजिबिलिटी, नंबर 3 सेक्रेटेरिएट और नंबर 4 है ऑब्जेक्शन। इन 4 पैरामीटर्स पे सबको ये ओपन कहा है कि आप अपनी सजेशन दे सकते हो। तो ये जो ऑनरेबल कोर्ट ने 2 एडवोकेट्स अपॉइंट किए हैं उनको अपनी अपनी सजेशन रेस्पेक्टिव साइड से दी जाएंगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के सुझाव भी सुने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जजों की नियुक्ति में एक न्यूनतम योग्यता तय होनी चाहिए और इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं उच्च न्यायालयों में भी नियुक्ति के लिए योग्यता अलग अलग होनी चाहिए। मेन मुद्दा ये गवर्नमेंट का था कि जो जजमेंट पास हो गई है उसके बारे में देखा जाएगा गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, लेकिन विदाउट प्रेजुडिस टू दैट सिचुएशन कोलिजियम सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग है उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए वो हमारी तरफ से सजेशंस पेश किए गए थे। काफ़ी डिटेल सजेशंस हैं। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को रद्द कर दिया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा महासचिव शमशेर के शरीफ ने संसद के सुचारू संचालन के लिए मंत्रालय और राज्यसभा सचिवालय के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया है। संसदीय कार्यवाही से जुड़ी कार्यशाला में राज्यसभा महासचिव ने मंत्रालय के कर्मचारियों को संसद में पूछे जाने वाले सवालों का महत्व समझाया। उन्होंने सवालों के जवाब तैयार करने में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई। मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों में संसदीय कार्यवाही की बेहतर जानकारी के लिए संसद भवन में मंगलवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 55 मंत्रालयों के 240 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान संसदीय कार्यवाही के तरीकों पर सवाल जवाब के सत्र हुए। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने मंत्रालयों के बीच तमाम मसलों पर बेहतर तालमेल की जरूरत बताई। उन्होंने विभागों के बीच संवाद की कमी पर चिंता जाहिर की। The point is there is no sharing, no communication, which causes frequent breakdowns, sometimes misunderstandings, and also sometimes it becomes misleading also. So to clear those doubts and to ensure that in future we can at least try and minimize the faults. मंत्रालयों से जुड़ी जानकारियों के लिए संसद में पूछे जाने वाले सवाल काफी अहम होते हैं। कार्यशाला में सवालों के जवाब तैयार करने में होने वाली तकनीकी दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। मसलन किस सवाल का जवाब कौन सा विभाग देगा। राज्यसभा महासचिव ने कहा कि आधुनिक तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से इसका हल निकाला जा सकता है। You may not directly feel the impact of it, but I can assure you there is a lot of public interest in the nature of parliamentary work, and particularly now with both the RTI and availability of information, people do read a lot of this. And therefore, purpose also is that we should strengthen this. All ministries, departments should ensure that in the event of a dispute or difference of opinion regarding handling a parliamentary matter, the matter should be taken up at the level of secretary for resolving differences, if any, through discussion. Many a times we find that that has not been followed. कार्यशाला में मंत्रालयों से आए अधिकारियों ने संसदीय कार्यवाही को लेकर अपनी समस्याओं को भी रखा। मंत्रालयों के कर्मचारियों के लिए ऐसी कार्यशाला संसदीय प्रक्रिया को समझने के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। चेन्नई में पीपल्स वेलफेयर फ्रंट ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस फ्रंट में एमडीएम के, सीपीएम, सीपीआई और वीसी के शामिल हैं। फ्रंट के समर्थकों ने केंद्र और राज्य सरकार से जरूरी चीजों के दामों पर नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। इनका कहना है कि तमिलनाडु में लोग दाल की कीमतें आसान छू रहे हैं, जिससे परेशान हैं। हजारों टन दाल जब्त होने के बावजूद जमाखोरों पर कार्रवाई नहीं हो रही। सब्जियों की बेतहाशा कीमतों को लेकर भी नाराजगी है। फ्रंट में शामिल दलों ने केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इंडोनेशियाई कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया है। जकार्ता में आज बिजनेस फोरम में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, विनिर्माण समेत दूसरे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने इंडोनेशिया की संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से मुलाकात की। यात्रा के तीसरे दिन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इंडोनेशिया के संसद भवन गए। उन्होंने दोनों सदनों के अध्यक्षों से मुलाकात की। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने जकार्ता में भारत इंडोनेशिया बिजनेस फोरम का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने इंडोनेशियाई कंपनियों से भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निवेश की पेशकश की। इस मौके पर इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति मोहम्मद यूसुफ कल्ला भी मौजूद थे। To explore these opportunities of investing in infrastructure and manufacturing sectors in India, particularly in downstream manufacturing sectors like coal, palm oil and rubber, which are exported to India
large volumes. उपराष्ट्रपति ने कहा कि इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंध महज व्यापार के लिहाज से अहम नहीं हैं। दोनों देश शांति स्थापित करने और आतंकवाद से लड़ने जैसे रणनीतिक मसलों पर भी एक दूसरे के साथ हैं। Indonesia is not just a trading destination, but a more significant long-term strategic partner. We have a shared vision for building a peaceful regional order and cooperate on a number of important security issues, including anti-terrorism and maritime security. भारत और इंडोनेशिया के बीच पिछले साल 20 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। आसियान देशों में इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है, लेकिन ये मौजूदा क्षमता से काफी कम है। अमृता राय, राज्यसभा टीवी, इंडोनेशिया। छोटा राजन को आज इंडोनेशिया से रात में भारत लाया जा सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उसे स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 11 बजे एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना किया जाएगा। छोटा राजन को कस्टडी में लेने के लिए सीबीआई की टीमें इंडोनेशिया में मौजूद हैं। और जानकारी के लिए रुक करेंगे जकार्ता, जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता अमृता राय इस वक्त ऑनलाइन पर। अमृता, क्या जानकारी वहां पर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर अलग तरह की खबरें हैं और कई जगह से जो खबरें मिल रही हैं उसमें साफ ये कहा जा रहा है कि आज रात करीब 11 बजे की फ्लाइट से शायद उसे भारत लाया जाए। जी, ये खबरें सही हैं, क्योंकि हम लोगों को भी जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है उसके मुताबिक यही है कि रात 11 बजे छोटा राजन को स्पेशल फ्लाइट से भारत ले जाया जाएगा और उसके जो कानूनी कार्रवाई है उसकी रिहाई के लिए या यहाँ से डिपोर्टेशन के लिए बल्कि कहना चाहिए, वो सारी कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और अब उसे भारत ले जाने को लेकर किसी भी तरह का संशय खत्म हो गया है। कल भी इस बारे में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो ही उसे वापस किया जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है और आज ये सारी कानूनी कार्रवाई यहाँ पर पूरी करी गई है। शुक्रिया अमृता इस अपडेट के लिए आपका। उधर पाकिस्तान ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा समेत 72 संगठनों के मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। साथ ही पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि हाफिज सईद की अगुवाई वाला संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा है। पाकिस्तानी मीडिया में छाया रहने वाला हाफिज सईद अब मीडिया में ना तो दिखाई देगा और ना ही उसके बयान सुने जा सकेंगे। दरअसल पाकिस्तान में हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा समेत 72 आतंकी संगठनों के कवरेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी PEMRA ने इन संगठनों के कवरेज को रोकने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध के तहत सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों और FM रेडियो पर लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के कवरेज पर पाबंदी लगी है। भारत के राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान के इस कदम को नाकाफी बताया है। पाकिस्तान का किस रूप से आतंकवाद से एक जुड़ाव है और पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन कैसे खुलेआम सरेआम कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सबको अब दिख रहा है और मीडिया कवरेज रोकने से ये सत्य छुपेगा नहीं। इन तमाम बातों से जो कदम पाकिस्तान उठा रहा है, पूरी दुनिया को ये समझने का मौका मिल रहा है कि पाकिस्तान और आतंकियों का कितना गहरा रिश्ता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने पहली बार यह कबूला है कि जमात-उद-दावा और FIF लश्कर-ए-तैयबा की शाखाएं हैं। पाकिस्तान ने यह कदम अमेरिकी दबाव में उठाया है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ओबामा को आतंकवादियों पर कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2008 में JUD को आतंकवादी संगठन और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।